हेलो एवरीवन। तो भैया आज आपका स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। तो भैया हमने जो हिस्ट्री है ना उसको स्टार्ट किया है, उसकी जो सारी थ्योरी वगैरह है वो आपको मिलेगी। तो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया जो प्राचीन भारत है उससे। प्राचीन भारत में हम पढ़ेंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके बारे में, ठीक है। तो भाई आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप साथ साथ नोट्स बना सकते हो, या फिर आप बता देना आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं डाल दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। तो भाई चलिए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी जो प्राचीन भारत है जिसमें हम सबसे पहला टॉपिक है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है कि यह विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। तो भैया आप सभी को पता है ये मतलब सारे विश्व है ना उसकी सबसे अलग प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। इसमें सबसे पहले आता है कि इसको मतलब किसने खोजा, किसने इस पर प्रकाश डाला, किसने फिर इसका किसी ने इसको मतलब ध्यान से देखा, फिर उसने किसी ने इसका सर्वे किया, फिर किसी ने मतलब कैसे कैसे लोगों ने इसका पता लगाया। तो इसमें सबसे पहले आता है जो 1826 है ना उसमें चार्ल्स मैनसन ने सर्वप्रथम इस पर प्रकाश डाला था। सबसे स्टार्टिंग किसने की थी भाई 1826 में, सबसे पहले स्टार्टिंग की थी 1826 में जो चार्ल्स मेसन था। उन्होंने सर्वप्रथम इसकी जो मतलब इसका ध्यान दिया था, इस पर ध्यान दिया था उन्होंने सबसे पहले। फिर उसके बाद आता है 1853 में। 1853 में क्या हुआ, अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का सर्वे किया। जो सर्वे किया किसने किया, देखो सबसे पहले ध्यान किसने दिया, चार्ल्स मेंसन ने 1826 में। लेकिन उसके बाद सर्वे किसने किया, सर्वे किया गया 1853 में जो अलेक्जेंडर कनिंघम है उसके द्वारा इसका सर्वे किया गया, ठीक है। दो क्वेश्चन हो गए। फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता है जिस टाइम 1856 में जिस टाइम पे जो कराची लाहौर से कराची में जो रेल की लाइनें का मतलब बिछाई जा रही थी, उस टाइम पे जो ये जॉन बर्टन और विलियम बर्टन थे ना उन्होंने मतलब उनको पता नहीं था कि वो कौन सी ईंटों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वो अनजाने में हड़प्पा की ईंटों का प्रयोग कर रहे थे उस टाइम पे, ठीक है। मैंने 3 पॉइंट बताए आप लोगों को। सबसे पहला 1826 में चार्ल्स मैनसन ने सर्वप्रथम इस पर प्रकाश डाला। उसके बाद 1853 में कनिंघम ने हड़प्पा का सर्वे किया। ध्यान किसने दिया, चार्ल्स मैनसन ने। कनिंघम ने इसका सर्वे किया। तीसरे टाइम जो जॉन बर्टन थे और विलियम बर्टन थे 1856 में जब लाहौर से कराची रेल लाइनें बिछाई जा रही थी उस टाइम पे उन्होंने मतलब जाने अनजाने में ये जो हड़प्पा की जो ईंटें थी ना उनका यूज़ कर लिया था भाई उन्होंने। उनको ये नहीं, उस टाइम पे उनको कुछ नहीं पता था कि ये हड़प्पा की ईंटें हैं, लेकिन उन्होंने इसमें इसका यूज़ किया था। उनको बाद में पता चला होगा कि ये इन्होंने तो हमने तो हड़प्पा की ईंटों का प्रयोग किया है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला है उस टाइम पे इन्होंने कर दिया। फिर इसके बाद फिर 1856 में जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे उन्होंने दूसरी बार हड़प्पा का सर्वे किया। एक बार तो वो 1853 में कर चुके अलेक्जेंडर कनिंघम हड़प्पा का सर्वे, और 1856 में उन्होंने फिर उसका सर्वे किया। फिर उसके बाद आता है 1861, ठीक है। 1861 में क्या हुआ, 1861 में हुआ भारतीय पुरातत्व विभाग जो एएसआई है उसकी स्थापना हुई, ठीक है। भारतीय पुरातात्विक विभाग जो जिसको हम एएसआई बोलते हैं 1861 में उसकी स्थापना हुई। फिर उसके बाद आता है गवर्नर जनरल जो लॉर्ड कैनिंग के समय अलेक्जेंडर कनिंघम को एएसआई का जनक, अलेक्जेंडर कनिंघम को एएसआई का जनक कहलाता है, ठीक है। जो भाई 1861 था उसमें जो एएसआई की स्थापना हुई थी, और जिस टाइम पे अलेक्जेंडर कनिंघम को किसका जनक कहा जाता है, एएसआई का जनक कहा जाता है। फिर उसके बाद अगला आता है, तो भाई आई होप आप सभी को मेरे द्वारा पढ़ाया गया अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताना। फिर उसके बाद जो 1921 आता है, 1921 में क्या आता है, सन जॉन मार्शल ने दयाराम शाहिनी को हड़प्पा में उत्खनन करने हेतु नियुक्त किया। 1921 में बोला जाता है कि इसकी स्थापना दयाराम शाहिनी द्वारा की गई थी, लेकिन जो सन जॉन मार्शल थे ना उन्होंने इनको बोला था कि भाई आप उसको वहाँ के जाके उसकी नियुक्ति मतलब उसका खोदाई वगैरह करो, ठीक है। फिर उसके बाद आता है 1922। 1922 में क्या हुआ, सन जॉन मार्शल ने राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का उत्खनन नियुक्त किया। किसका, देखो सन जॉन मार्शल ने पहले तो 21 में तो कर दिया दयाराम शाहिनी को हड़प्पा में, लेकिन जो मोहनजोदड़ो था वहाँ किसको किया, रखलदास बनर्जी को, ठीक है। ऐसे याद रखना। मोहन जो है वो कौन है, हमारे कृष्ण है, कृष्ण का नाम भी मोहन है। उनका ख्याल रखने के लिए किसको नियुक्त किया, रखलदास को, ठीक है। ऐसे याद रखने के लिए ये ट्रिक, उनका ख्याल रखना किसका किसके द्वारा रखा गया, रखलदास के द्वारा। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 1924।
इसमें आता है सन जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता, जो मतलब जिसको हम हड़प्पा सभ्यता की घोषणा की। इतिहासकार पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा। इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है भाई, अगर आपसे पूछ ले कि किसने सिंधु घाटी सभ्यता को जुड़वा राजधानी कहा है, तो वो है पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों को जो घाटी है कि जुड़वा राजधानी कहा है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसने कहा है? जो पिगट है उन्होंने। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसका विस्तार है भाई, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? देखो, इसका विस्तार है, यह विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता, सबको पता है सिंधु घाटी सभ्यता सबसे बड़ी सभ्यता है। यह लगभग कहाँ तक फैली हुई है भाई? ये 13 लाख किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। सबको पता है सबसे बड़ी सभ्यता है और 13 लाख किलोमीटर है वहाँ तक फैली हुई है। फिर उसके बाद आता है यह भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में फैली हुई, अलग अलग हिस्सों में है। भारत में भी, पाकिस्तान में भी, अफगानिस्तान में भी, और त्रिभुजाकार की है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कांस्ययुगीन सभ्यता है। आपसे पूछ ले कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, तो ये कांस्ययुगीन सभ्यता थी। सबसे पहले एक बार फिर से रिपीट करवाती हूँ, विस्तार कहाँ का है? सबसे बड़ी सभ्यता मानी जाती है, कम से कम 13 लाख किलोमीटर तक फैली हुई है। कहाँ कहाँ? भारत में भी, पाकिस्तान में भी, अफगानिस्तान में भी। किस प्रकार की है? त्रिभुजाकार सभ्यता है। और कहाँ कहाँ है? और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कांस्ययुगीन सभ्यता भी बोलते हैं। फिर इसका जो उत्तर में कौन सी है, दक्षिण में क्या कहलाती है, पश्चिम में क्या कहलाती है, ये सब दिया हुआ है। इसका सबसे पहला है आलमगीरपुर। देखो, ये है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर में इसको क्या कहते हैं? हिडन नदी के किनारे है, यूपी में। फिर इसके बाद आता है सुतकागेंडर। सुतकागेंडर बलूचिस्तान में, दसक नदी, आप सभी को पता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये होता है। ठीक है। फिर मांडा में क्या है? ये मांडा में ये चिनाब नदी के किनारे है। अब देखो, आपसे ऐसे पूछेगा उत्तर में क्या है? आलमगीरपुर, सॉरी उत्तर नहीं, पूर्व में आलमगीरपुर, पश्चिम में सुतकागेंडर, उत्तर में मांडा, दक्षिण में दामाबाद। ठीक है, ऐसे पूछेगा। दामाबाद परवरा नदी पर, और सुतकागेंडर बलूचिस्तान में दासक नदी पर, और मांडा है वो चिनाब नदी पर कश्मीर में, और आलमगीरपुर यूपी में हिडन नदी पर। ठीक है, एक बार इसको अच्छे से रिवाइज करना, आपको 2-3 बार देख लेना इसका। अगर इसका नोट्स बनाना चाहो तो 2 मिनट के लिए मैं रुक सकती हूँ, आप इसका नोट्स बना लेना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। उसके बाद है काल। इसका जो टाइम पीरियड है भाई वो है, देखो इसका समय का निर्धारण क्या है? C14 पद्धति से किया जाता है। इसमें है कि जो नई एनसीईआरटी है ना, उसके अकॉर्डिंग तो 2600 से 1900 बिफोर क्रिस्ट है, लेकिन जो पुरानी है ना उसमें क्या है? 2350 से 1750 BC है। और जो सारगोन अभिलेख के अनुसार तो 3250 से 1750 है। ठीक है, ये है। पहले ये दोनों ही चलती आ रही हैं, जैसे पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो 2350 से 1750 है, लेकिन जो और ये सारगोन अभिलेख है भाई, इसके अकॉर्डिंग क्या बताया है? इसको 3250 से 2750 तक है। और जो नई एनसीईआरटी है उसमें क्या है? 2600 से 1900 माना गया है। ठीक है। फिर उसके बाद जो इसके स्थल हैं, देखो कौन कौन, ये क्या है, कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले है हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ स्थित है? मोंटगोमरी जिला, पाक में। ठीक है, पाकिस्तान में। फिर उसके बाद है वर्तमान में साहिवाल जिले में है। कौन से जिले में है भाई? साहिवाल जिले में, और रावी नदी के तट पर है। और इसका उत्खनन करता, मतलब इसके वो खोज किसने की थी? तो वो थे दयाराम शाहीन ने। इसमें देखो क्या क्या मिले हैं वो देखना आप। इसमें सबसे पहले मिला R37 कब्रिस्तान। ठीक है, और विदेशी की कब्र मिली है, इक्का गाड़ी मिली है, श्रृंगार पेटिका मिली है, स्वास्तिक का निशान मिला है। फिर उसके बाद है नदी के तट पर 12 अनंगार मिलते हैं जो 2 लाइनों में है। फिर उसके बाद है पास में अनाज साफ करने का चबूतरा मिला है, और पास में श्रमिक आवास भी मिले हैं। तो भैया आप एक बार इनको फिर से रिवाइज कर लेना, मैंने एक बार आपको। फिर उसके बाद मोहनजोदड़ो। भाई मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंध पाकिस्तान में है। तो सिंधु किस नदी के तट पर है भाई? ये भी भाई सिंधु नदी के तट पर है। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी राखलदास बनर्जी ने। एक बार मैं आपको ऊपर वाला दिखा देती हूँ, अगर आप उसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ये वाला है भाई, देख लेना। फिर ये देन उसके बाद है भाई मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? लरकाना, जो सिंध पाकिस्तान में है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ये है सिंधु नदी के किनारे। ठीक है।
इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी रखलदास बनर्जी ने। अब आता है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आपसे पूछ ले कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो वो होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा में है। तो मेन क्या है, यहाँ से क्या क्या मिले हैं? विशाल स्नानागार मिला है। आकार क्या है उसका? 39 × 27 × 8 फीट। फिर उसके बाद आता है इसके उत्तर व दक्षिण में सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। क्या बनी हुई हैं भाई? सीढ़ियाँ बनी हुई हैं इसके उत्तर और दक्षिण में। और इसमें बिटुमिन्स का लेप किया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इसके उत्तर दिशा में 6 वस्त्र बदलने का के कक्ष हैं। भाई वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप से डिजाइन किए हुए बहुत सारी अलग अलग चीजें मिली हैं, जैसे सीढ़ियाँ बनी हुई थी इसके उत्तर दक्षिण में। और बिटुमिन्स का जो लेप होता है वो किया गया था। इसके उत्तर दिशा में जो 6 वस्त्र बदलने के कक्ष हैं। फिर उसके बाद आता है 3 तरफ बरामदे हैं, मतलब बरामदा भी है भाई तीनों तरफ। और बरामदे के पीछे कई कक्ष भी बने हुए हैं। और जलापूर्ति हेतु कुआं भी बना हुआ है भाई, जल की पूर्ति के लिए। और उसके बाद है सीढ़ियों के साक्ष्य भी मिलते हैं, सीढ़ी हैं भाई उनको भी साक्ष्य मिलते हैं। और इसके बाद है प्रथम तेल पर संभवतः पुरोहित रहते होंगे, मतलब भाई अनुमान है कि जो प्रथम तल है उस पर जो पुरोहित लोग हैं वो रहते होंगे। फिर उसके बाद है सभ्यता, यहाँ धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया जाता रहा होगा, मतलब ये उन्होंने मतलब अनुमान लगाए हैं, कल्पना की है। फिर उसके बाद है सन जॉन मार्शल ने इसे तात्कालिक समय में आश्चर्यजनक इमारत कहा था। तो भाई उन्होंने इसको आश्चर्यजनक, जिसको समझ ना जा सके कि भाई ऐसा भी हो सकता है, इतने टाइम पुरानी सभ्यता है जो वो मतलब आज के रूल और रेगुलेशन को फॉलो करी है, वो भी इतने मतलब टाइम पहले। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि भाई ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। तो किसने बोला ऐसा? सन जॉन मार्शल ने बोला ऐसा। फिर यहाँ से क्या क्या मिला है? जैसे विशाल अन्नागार मिले हैं, जो महाविद्यालय है भाई उनके भी साक्ष्य मिले हैं, जो सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं, हाथी का कपाल खंड और नर्तक की मूर्ति जो धातु की बनी हुई है, ये इंपॉर्टेंट है। विशाल अन्नागार और जो नर्तक की मूर्ति है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद है यह नगन है। फिर इसमें है जो मूर्ति है ना भाई वो नगन है। इसमें क्या, फिर इसके बाद क्या आता है? इससे के एक हाथ में चूड़ियाँ पहन रखी हैं, मूर्ति ने एक हाथ में जो चूड़ियाँ पहन रखी हैं। और पुरोहित राजा को की मूर्ति जो ध्यान की अवस्था में है भाई, एक पुरोहित है उसकी मूर्ति भी मिली है जो ध्यान की अवस्था में है। फिर उसके बाद आता है इसने सोलोड रखी है जिस पर कशीदाकारी का कार्य किया गया है। और यह मेसोपोटामिया की मोहर मिलती है। और यहाँ क्या क्या और क्या मिले हैं भाई? जो मेसोपोटामिया है वहाँ उनकी मोहर मिली है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन नहीं भाई, अगला है। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं लोथल के बारे में। लोथल कहाँ स्थित है भाई? गुजरात में, हमारे हरियाणा में, सॉरी हमारे इंडिया में स्थित है लोथल। और ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप सभी को पता होना चाहिए। जो लोथल है वो गुजरात में है और भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और इसके उत्खननकर्ता कौन है? SR राव, इंगनाथ राव, ठीक है। रंगनाथ है वो राव, उनको ये इसके जो खोज करता है वो है। फिर इसके बाद आता है यह एक व्यापारिक नगर था, मतलब इसको ये माना जाता है लोथल को कि एक व्यापार का एक नगर था। और यहाँ से गोदीवाड़ा मिलता है, ठीक है। और यह सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी कृति है। क्या है भाई? सब सिंधु घाटी सभ्यता में जो मिली है उनसे सबसे बड़ी कृति है ये। और मान के मतलब बेड बनाने का कारखाना और चावल के साक्ष्य मिले हैं। फारस की मुहर जो गोलाकार बटनुमा है वो मिली है। घोड़े की मरण मूर्तियां मिली हैं। जो चक्की के 2 पार्ट हैं भाई वो मिले हैं। और घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर खुलते थे सब एकमात्र। सबको पता है भाई सिंधु घाटी सभ्यता में के जो मार्ग थे वो एकमात्र पर ही खुलते थे, घरों के दरवाजे वगैरह। फिर उसके बाद आता है धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ है? ये भी भाई गुजरात में ही है। इसमें है कि धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता कौन है? रविंदर सिंह बिस्ट। फिर इसके बाद आता है यह शहर किसी नदी के किनारे स्थित नहीं है। धोलावीरा है गुजरात में है लेकिन किसी नदी के किनारे स्थित नहीं है। और 3 भागों में विभाजित है, जैसे पूर्व में, मध्य में और पश्चिम में। यहाँ से 16 कृत्रिम जलाशय मिलते हैं। कितने मिलते हैं भाई? 16 कृत्रिम जलाशय मिलते हैं यहाँ से। फिर उसके बाद आगे है स्टेडियम के साक्ष्य भी मिले हैं। और सूचना पट जो पॉलिश युक्त है वो भी मिला है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है चूहनदड़ो। चूहनदड़ो कहाँ है? स्थित है सिंध पाक में स्थित है, लेकिन इसके उत्खननकर्ता कौन है भाई? वो है NG मजूमदार। इनकी हत्या डाकुओं ने कर दी थी। किसने कर दी? चूहनदड़ो की खोज की जो भाई अब फिलहाल सिंध में है, पाक में, तो इनका खोजकर्ता कौन है? वो है NG मजूमदार।
माना जाता है कि इनकी हत्या डाकुओं ने कर दी थी और यह एक औद्योगिक नगर था। अब चांदड़ो के बारे में बताया जा रहा है कि यह एक बहुत अच्छा औद्योगिक नगर था। मन के बनाने के कारखाने मिलते हैं यहाँ से, और कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करने के साक्ष्य भी मिलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है सुरकोटदा, जो कहाँ स्थित है, गुजरात में। घोड़े की हड्डियां, और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था। यहाँ से घोड़े की हड्डियां मिली हैं, लेकिन माना जाता है कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे ना, उनको घोड़े का ज्ञान नहीं था। फिर उसके बाद आता है कुणाल। कुणाल कहाँ है? कुणाल है हरियाणा में, लेकिन यहाँ से क्या मिले हैं? चांदी के 2 टके मुकुट मिले हैं, ठीक है। दैमाबाद महाराष्ट्र में है, धातु के का रथ मिला है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है रोजदी कहाँ है भाई? ये भी गुजरात में है। यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से हाथी के साक्ष्य हैं, वो मिले हैं। रोपड़ पंजाब में है, तो मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। रोपड़ भाई पंजाब में है, तो यहाँ से ये मिला है कि भाई जो आदमी था ना, उसके साथ कुत्ते को दफनाया गया है, उसके साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा कहाँ है? एक खोपड़ी जिसमें 6 छेद किए गए हैं, अर्थात इन लोगों को शल्य चिकित्सा का ज्ञान था, ठीक है। कालीबंगा राजस्थान में है। फिर इनका जो नगर नियोजन है ना, वो आता है। इनका नगर किस टाइप का था? देखो, इसमें है कि यह विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। माना जाता है कि भाई जो पहली विश्व की जो नगरीय सभ्यता है वो यही थी, और यह अपने विशिष्ट नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। देखो, नगर 2 भागों में बटे हुए थे। कौन कौन से भागों में? एक था पूर्वी भाग और एक था पश्चिमी भाग, ठीक है। 2 भाग थे, 2 भागों में बटे हुए थे, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग क्या था? ये आवासीय भाग होता था, ठीक है। और पश्चिमी भाग क्या था? यह हिस्सा दुर्गकृत होता था एवं ऊंचे टीले पर स्थित होता। मतलब जो पश्चिमी भाग था वो ऊंचे टीले पर स्थित होता था। आवासीय मतलब जहाँ रहते हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद है सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जो सड़कें थी ना भाई, वो मतलब प्रॉपर पैटर्न में एक दूसरे को काटती थी समकोण पर, और शहर ग्रिड पैटर्न में बसे हुए थे, और घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर नहीं खुलते थे। मतलब अपवाद और लोथल इसमें बताया गया है। अपवाद है एक। इसके बाद फिर आता है एक घर में सामान्यतः 3 या 4 पक्ष, जैसे रसोई आंगन होता था, उन्हें सीढ़ियों का भी ज्ञान था भाई, और कुछ घरों से कुओं का साक्ष्य भी मिले हैं। सीढ़ियों का ज्ञान था, और जो कुछ घर हैं भाई वहाँ मिला है कि भाई यहाँ कुएं भी हुआ करते थे। फिर उसके बाद है मोहनजोदड़ो से लगभग 700 कुएं प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो है ना भाई, जो शहर है, उससे कितने कुएं प्राप्त हुए हैं? उससे 700 कुएं प्राप्त हुए हैं। फिर उसके बाद आता है इस नगर के उत्कृष्ट जल निकासी व्यवस्था होती थी, और मुख्य मार्ग पर नलियों को साफ करने के लिए एक मेन होल होता था। भाई जो नालियाँ हैं उसको साफ करने के लिए है ना, अलग से एक मेन होल होता था मुख्य मार्ग पर। फिर उसके बाद है नालियों को ईंटों से ढका जाता था। जो नालियाँ थी उनको किससे ढका जाता था? ईंटों से। और सामान्यतः पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। जो पक्की ईंटें हैं ना भाई, उन्हीं का प्रयोग करते थे। ये नहीं था कि कच्ची वगैरह ईंटें का प्रयोग करते। ईंटों का आकार क्या था? 4x2x1 होता था, ठीक है। तो भाई कल हम इसकी जो राजनीतिक स्थिति है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। आज ये मैंने मतलब आज ही स्टार्ट की है हिस्ट्री। तो इसमें सबसे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ही पढ़ा है। तो भाई कमेंट में ज़रूर बताना आपको कैसी लगी वीडियो। अगर किसी को नोट्स वगैरह चाहिए तो भाई वो कमेंट में बता देना, आपको नोट्स मिल जाएंगे। आपसे मिलते हैं तब तक के लिए अगली वीडियो में। तब तक के लिए भाई धन्यवाद।